नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं नाटो का नकारापन। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है और इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से निपटने के लिए और बने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका और रूस के बीच जंग जैसे हालात हैं। रूस पश्चिमी देशों से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। उधर अमेरिका समेत नाटो देश ने कहा कि कोई भी स्वतंत्र देश उनके सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। यही नहीं, अमेरिका और अन्य नाटो देश यूक्रेन को लगातार घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। रूस से परमाणु युद्ध के खतरे के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार पर अडिग है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया के परमाणु युद्ध के मुहाने पर होने के बावजूद भी अमेरिका और पश्चिम देश नाटो के विस्तार पर अड़े हुए हैं? और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले कुछ मोटी बातें हम आपको बता देते हैं, जिसमें नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 को एक संधि पर हस्ताक्षर के जरिए हुई थी। इस सैन्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य इसे सदस्य देश और सामुद्रिक सुरक्षा का है। और इसका मतलब यह है कि अगर किसी सदस्य देश पर विदेशी हमला होता है या खतरा पैदा होता है तो उसकी सामूहिक रक्षा की जाएगी। नाटो ने बेस्निया और हर्जेगोविना, कोसोवो और लीबिया संकट के दौरान हस्तक्षेप किया था। नाटो की स्थापना के समय इसके 12 संस्थापक सदस्य देश भी थे। अब इन सदस्यों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। नाटो की इसे और बढ़ाने की योजना है। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से वादा किया था कि इस सैन्य संगठन को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन वर्ष 1997 में नाटो का सदस्य उन देशों को भी बनाया गया जो कि रूस के प्रभाव वाले इलाके थे, जिनमें पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, रोमानिया, इस्टोनिया और इसमें कई और शामिल है। रूस के विरोध के बावजूद भी नाटो देश की संख्या को अमेरिका लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिसके पीछे बड़ा कारण छिपा हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नाटो के विस्तार का सीधा संबंध अमेरिका के विशालकाय रक्षा कंपनियों से जुड़ा हुआ है। लॉकहीड मार्टिन, रेथियान जैसी कंपनियां अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाती रही हैं कि वो नाटो का विस्तारीकरण करे ताकि उनको एक विशालकाय बाजार पैदा हो। दुनिया के अरबों डॉलर के हथियारों के बाजार पर अमेरिका के इन दिग्गज कंपनियों का दबदबा है। अगर कोई देश नाटो का सदस्य बनता है तो उसे सैन्य संगठन के नियमों को मानना होगा और उसके पश्चिम देशों के अरबों डॉलर के हथियारों और उपकरणों को भी लेना जरूरी होगा। और उसके तहत अगर कोई भी देश अमेरिकी कंपनियों से फाइटर जेट लेता है तो उसे फाइटर सिमुलेटर, कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन में सुधार के उपकरण लेने होंगे। और इसी तरह उस देश के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर लेना होगा। और इसके अलावा आधुनिक सेना के जरूरी सैन्य संचार उपकरण, कंप्यूटर, रेडार, रेडियो और अन्य उपकरण भी शामिल हैं। इन सब की बिक्री से पश्चिमी देशों यानी खासकर अमेरिका और ब्रिटेन की रक्षा कंपनियों को जमकर कमाई होती है। नाटो के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी रक्षा कंपनी देश में राष्ट्र के प्रति चुनाव में शामिल उम्मीदवारों को अरबों डॉलर का चंदा देती है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दुनिया में सबसे महंगा होता है और यही वजह है कि इन कंपनियों के दान के एहसान तले प्रत्येक राष्ट्रपति दबा होता है। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे पास दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ में है और विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे जी हमारे साथ में है। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नाटो का फंडा जो है वो कुछ हद तक तो समझ में आ गया है कि क्या लड़ाई है, लेकिन फिर भी नाटो जिसके लिए बना हुआ था और अब यहाँ पर जो विस्तार करने की यहाँ पर बात आ रही है और ये जो पूरी चीजें हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? अंशुल, आपने सारी बात तो बता दी। अभी बताने को तो कुछ बचा ही नहीं है कि किस लिए नाटो बनाया था और वो कर क्या रहा है। एक्चुअली एक तरह से मैं बोलूं तो एक ये गुंडों का संगठन इकट्ठा हो गया है और जो पूरे विश्व में अस्थिरता फैलाना चाहता है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने हथियारों का प्रदर्शन, हथियारों की सप्लाई और जो छोटे देश हैं उनमें एक भय का माहौल खड़ा करना है, जिससे कि वो इस संगठन को जुड़ जाए और फिर इनके हथियार खरीदें। बेसिकली अब आप ये देखिए कि भाई आप पे कोई हमला करेगा तो हम सब मिलके आपकी रक्षा करेंगे। अरे आप पे हमला कोई क्यों करेगा? इन्होंने ये डरा डरा के यूक्रेन पे हमला करा दिया कि आप पे हमला करेगा रशिया और आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। रशिया कह रहा भाई मैं आपको हमला नहीं करूंगा, आप वहां ज्वाइन मत करो। लेकिन क्योंकि वो गुंडों के संगठन को ज्वाइन कर लेता है या करने का यदि प्लान कर रहा है
रशिया की अपनी संप्रभुता पर आ जाती है। तो कोई भी एक देश जिस देश को अपनी संप्रभुता कायम रखनी है, अपने देश में, अपने क्षेत्र में यदि शांति बनाए रखना चाहता है, तो इस तरह के संगठन को वो कभी अलाउ नहीं करेगा। कल को यदि पाकिस्तान जो है नाटो को ज्वाइन करना चाहे और नाटो की फोर्सेस आके इंडिया के दरवाजे पे बैठने लगे, तो व्हाट्सएवर इट इज, हमारे अमेरिका से कितने भी अच्छे संबंध हैं या कुछ भी है, वी विल नॉट अलाउ दैट थिंग टू हैपन। अदरवाइज कल को पाकिस्तान को वो मान लिया नाटो ज्वाइन करवा लेता है, तो पर फोर्स आइदर वी हैव टू ज्वाइन नाटो और वी हैव टू फेस द बर्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ गून्स। तो कहने का तात्पर्य है कि या तो हम फिर उनसे उनके हथियार खरीदे, उनके सारे सिमुलेटर्स, सारे इक्विपमेंट, वॉर मशीनरी सारी उनसे खरीदे, और यदि नहीं खरीद रहे हैं तो वो हमारे सामने रोज अपने अपने वेपन्स निकाल के दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उनका जो मकसद है अपने हथियारों को बेचना, इसी कारण से अमेरिका टाइम टू टाइम विभिन्न देशों में जाके अपने हथियारों का, अपने एयरक्राफ्ट का, अपने बॉम्ब्स का एक तरह से मैं कहूं प्रदर्शन करता है। क्योंकि लाइव प्रदर्शन, यदि एक्चुअल प्रदर्शन, देखो आपने टेस्टिंग तो कर लिया, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट असली में आएगा वो तो कहीं जब आप लाइव डालेंगे ना किसी बॉम्ब को, तो उसका पता तभी चलेगा। जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉम बॉम्ब डाला, मतलब पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया, और उसने इस बहाने से कि फला फला कंट्रीज हैविंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उनको खत्म कर दिया। इराक को खत्म कर दिया, इराक के पास कुछ नहीं मिला। सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया, फांसी लगा दिया, उसको मार दिया, जस्ट बिकॉज कि उनके पास केमिकल वेपन्स होंगे, उनके पास ये होगा वो होगा, और निकला क्या? कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका जो है अपनी उस पावर का जो है नाजायज फायदा उठाकर सभी देशों को, या तो उनके आप एजेंट बन जाइए, सप्लाई मतलब उनकी जो सप्लाई चेन को एक्सेप्ट कर लीजिए, और अदरवाइज बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। तो दिस इज द थिंग। एंड रशिया ने बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया ने जो कदम उठाया बहुत ही मजबूरी में उठाया है और बहुत सोच समझ के उठाया है। अदरवाइज ये जो हम डिस्ट्रक्शन यूक्रेन में देख रहे हैं, उस तरह का जो एक्टिविटी जो है आपको रशिया में देखने को मिल सकती थी यदि रशिया ये मतलब एक्शन ना लेता। अमरदीप सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो नाटो का विस्तार है कहीं ना कहीं ये खून खराबे को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं? दोनों एंगल हैं। खून खराबे से मतलब है कि यदि ये जो युद्ध जैसी स्थितियां हो रही हैं सभी जगह, हाँ, पूरा ऐसा पूरे मतलब विश्व में ऐसा माहौल बन गया। देखिए, यदि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड यदि यूरोपियन कंट्रीज का देखें तो उनकी वेपन जो खरीदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या कारण है, किस लिए? तो अभी वो चाइना के पीछे लगा हुआ, हालांकि चाइना भी बहुत शरीफ नहीं है, चाइना भी उतना ही गुंडा है जितना अमेरिका। तो वो इस तरह का माहौल क्रिएट करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आइदर यू जॉइन अस और परचेज आवर वेपनरी। तो इस तरह का अब क्या है कि यदि वो नहीं खरीदता तो फिर लड़ाई का माहौल है इतना ज्यादा। देखो, अफगानिस्तान, इराक, उससे पहले वियतनाम, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो एग्जांपल है ही। अमेरिकन सोल्जर्स ने, अमेरिकन फोर्सेस ने कभी भी किसी एक ऐसे मजबूत देश के साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। सिर्फ उन्होंने अपने हथियारों के बल पर अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है, और जिससे कि लोग खरीद रहे, देश खरीद रहे। उनको लगता है कि अभी जैसे जो स्थिति बनी हुई है, सभी देशों को लगता है कि यार ऐसा नहीं है तो हमें अपने हथियार खरीदने चाहिए, हमें अपनी सेना पे खर्च करेंगे, या तो आप अपने यहाँ प्रोडक्शन कीजिए। आप इस स्थिति में नहीं है कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, या उस तरह की आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आइदर यू बाय इट फ्रॉम अमेरिका और सम अदर नाटो कंट्री, या दूसरे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन रशिया से हमारा जो मैक्सिमम परचेज है रशिया से कर रहे हैं हम, तो हमें किसी न किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इस तरह का माहौल, डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। यदि अमन और चैन से सब रहें तो इन हथियारों की, न्यूक्लियर वेपन्स की, ऐसे जो पूरे इस पृथ्वी को समाप्त करने की जो इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं या बॉम्ब्स हैं, उनकी जरूरत क्या है?
जैसा हमारे देश की या हमारी जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है, हम पूरे विश्व को, हर देश को अपना हिस्सा मानते हैं, अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। वो फिलॉसफी तो उनकी है नहीं। तो जहां भी देखा वहां पे बम डाल दो, वहां पे अपनी फोर्सेस भेज दो। अरे हर जगह सरपंच बनने का प्रयास अमेरिका करता है। बिल्कुल। तो दैट इज द इशू। और जब वो उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो फिर वो बमबारी शुरू कर देता है। तो या तो उसको रिप्लाई देने वाला आज उसको जो आंखें दिखा रहा है, रशिया दिखा रहा है, यहाँ पे वो चुप बैठा है। अदरवाइज रशिया की जगह यहाँ पे कोई दूसरा छोटा देश होता तो अभी तक नाटो कंट्रीज ने उसको इन्वेड कर दिया होता, बिल्कुल पहुंच गए होते वहां पे अपना हथियारों का प्रदर्शन करने। और आज भी यूक्रेन को अपने हथियार वो सप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से रशिया को इतना समय लग रहा है उसको कैप्चर करने में। बिल्कुल। तो द थिंग इज कि अमेरिका इज क्रिएटिंग ए ग्रुप ऑफ गून्स और ये 12 से 30 पे पहुंच गए, और कितना बढ़ाना है। बिल्कुल। तो थिंग इज कि ये पूरे विश्व को ऐसे स्थिरता जो पैदा करना चाह रहे हैं, नथिंग एल्स। बिल्कुल। अभिषेक खरे जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या ये जो पूरा मुद्दा है, ये हथियारों की सौदागरी इसे कहें, क्या ये पूरा खेल इसी पर टिका हुआ है? मतलब अभी तक हमारी रिसर्च जितनी सामने आई है या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे तो सारी चीजें यही लग रही हैं। जी देखिए अंशुल, जैसा कि सर बता रहे थे लगातार, आप अगर अमेरिका का इतिहास देखें और हम थोड़ा सा अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति देखें, 1945 के बाद की स्थिति, तो 1945 के बाद पूरे विश्व में गिने चुने मुझे लगता है शायद ही 10 बड़े युद्ध हुए हों। और अगर हम उन युद्धों में 2-3 बड़े युद्धों की बात करें तो एक तो वियतनाम युद्ध रहा है, एक खाड़ी युद्ध रहा है और अफगानिस्तान का युद्ध रहा है। ये थोड़े बड़े और लंबे चलने वाले युद्ध रहे हैं। इन सभी में आप देखेंगे तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ छोटे युद्ध भी है, इसमें अमेरिका नहीं रहा, डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा। तो अमेरिका तो कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे भारत का हो रहा है या किसी भी देश का। तो इनकी क्या है, इनकी शुरू से पॉलिसी ये व्यापारी, देखिए अमेरिकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहां पर प्राइवेट कंपनियों का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राष्ट्रपति के ऊपर भी प्रेशर होता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है, और राष्ट्रपति चुनाव में निश्चित तौर पर उन्हें बहुत बड़ी चंदा मिलता है तो वो उनको बाद में रिटर्न करना। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और जो सक्सेसफुल रही है वो हथियार इंडस्ट्री है। हालांकि इसका एक परिणाम भी है कि उनके यहाँ खुद भी इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा वो अपने यहाँ नियम भी नहीं बना पा रहे हैं कि हथियारों को रोक सकें। अमेरिका में हथियार जाके कोई व्यक्ति दुकान से खरीद सकता है और हर साल 4-5 लाख लोग मारे जाते हैं हथियारों के कारण। तो वो अपने यहाँ भी इसका नुकसान भुगत रहे हैं और दुनिया को तो तकलीफ दे ही रहे हैं। मुझे लगता है कई बार कि मानवता का एक बड़ा शत्रु तो खुद ही अमेरिका है। अच्छा, अब सेम कंडीशन को देखिए, मैं आपको बताता हूं 1962 में एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित घटना हुई थी जिसका नाम है क्यूबन मिसाइल संकट। अब क्यूबन मिसाइल संकट में यह हुआ था, सेम कंडीशन थी। सेम कंडीशन ऐसी थी कि अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में एक देश है क्यूबा, तो क्यूबा कम्युनिस्ट देश बन गया, रूस के प्रभाव में आ गया और रूस ने अमेरिका को प्रेशर में डालने के लिए वहां पे अपनी मिसाइल तैनात कर दी, जिसको कहते हैं क्यूबन संकट, मिसाइल संकट। वहां से क्या हुआ, अमेरिका ने जैसे ही देखा कि उसके बाजू में बिल्कुल उसके सिर पे रशियन मिसाइलें आके लग गई हैं, तो उसने क्यूबा को धमकाना शुरू किया, रशिया को धमकाना शुरू किया और ऐसी स्थिति बन गई कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वार जैसे होने ही वाला था। सेम कंडीशन है, सेम। तो भैया जब आपको अपने देश की रक्षा की इतनी चिंता है तो रशिया क्यों नहीं करेगा चिंता? रशिया भी करेगा चिंता, सेम चीज है। आप उसके सर पर बैठ जाओगे। ऑलरेडी मेरे को समझ में आज तक नहीं आता कि जब रशिया टूट गया, अब रशिया का खतरा नहीं है, उतना बड़ा पावर भी नहीं है वो, उसके बाद आप क्यों चाहते हो कि उसके आसपास के देश बने, मेंबर बन जाएं नेटो के? तो इसका मतलब ही है कि आपसे कुछ और मंशा है। देखिए रशिया ने, अगर आप देखेंगे, रशिया 90 में टूटा, 20 साल लगभग हो गए। उसके बाद उसने जब प्रेशर में आके लिथुआनिया ने ज्वाइन कर लिया नेटो को, एस्टोनिया ने कर लिया, तब जाके उसने प्रेशर में आके कुछ चीजें करना शुरू की, क्रीमिया को हथियाया। तो आज आप देखेंगे तो सेम जो भारत की पॉलिसी, भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है रशिया को बार बार, 3 बार रशिया को सपोर्ट किया हमने यूएनएससी में, इसीलिए किया कि कहीं ना कहीं भारत को लगता है कि
जो रशिया कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हर देश को ये अधिकार है कि अपनी जो सिक्योरिटी है बॉर्डर्स की उसे करना ही पड़ेगा। और दूसरा, जैसा कि सर ऑलरेडी बता ही रहे थे कि ये निरंतर हथियार बेचने की एक साजिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप नुमाइश करो हथियारों की, कहीं ना कहीं युद्ध को चलते रहने दो। युद्ध के प्रेशर में वो देश तो खरीदेंगे ही, उसके आसपास के खरीदेंगे, उनसे डर के और दूसरे लोग खरीदेंगे। अगर आप सीपरी की रिपोर्ट देखें जो अभी रिलीज हुई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे देश टॉप 10 हथियार खरीदने वाले देशों में हैं जिन्होंने ना कोई युद्ध लड़ा है, ना जिन्हें कोई खतरा है, डायरेक्ट कोई दिखता भी नहीं है कोई खतरा, बस एक संभावना बनाई गई है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इन देशों में देखिए एक सऊदी अरब है, सिंगापुर है। अब इन देशों को डायरेक्ट खतरा किन से है और सीधा सीधा खतरा किन से हो सकता है? किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी ये बायर टॉप 10 बायर हैं दुनिया में हथियार के, तो ये क्यों खरीद रहे हैं? कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत दूरी पे बैठा हुआ, ओशानिया में बैठा हुआ एक ऐसा देश है, आइलैंड कंट्री है कि जिस पर डायरेक्ट किसी का अटैक ही नहीं हुआ है, और उन्हें किससे खतरा है? वो भी अपने रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से नेटो में भी जो भी सदस्य बनता है, जब नए सदस्य बनते हैं तो उनको अपने रक्षा बजट का 2% हिस्सा, 2 से लेके 3% हिस्सा अपने रक्षा बजट का देना पड़ता है। इसमें नेटो के लिए वो करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों का घूम फिर के बेनिफिट होता है अमेरिका को, अमेरिका की हथियार कंपनियों को, जो कि मुझे लगता है अल्टीमेट इस चीज का सार है। और इसी के जो बेनिफिट लेने की जो कोशिश है वही सारी चीजों की जड़ है। और अब अगर बात करें, थोड़ा सा रशिया की भी बात कर लेते हैं, तो रशिया की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई, क्योंकि मुझे लगता था शुरू में शायद 4-5 दिन से ज्यादा युद्ध ये चल नहीं पाएगा, रशिया इतना कैपेबल था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको नेटो की तरफ से हथियारों की सप्लाई चल रही है, जैसा कि सर ने बताया था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे युद्ध इतना लंबा खिंच रहा है। बिल्कुल। अब इस युद्ध में 12,000 से ज्यादा रशियन सैनिक मारे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब रशिया भी धीरे धीरे इसमें यूक्रेन के ऊपर ना सिर्फ प्रेशर बढ़ाएगा, बल्कि वो यूक्रेन को इस स्थिति में पहुंचा देगा कि अब यूक्रेन अगले 50 साल सिर नहीं उठा पाएगा। नाटो ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात। और ये संकट धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, गेहूं का संकट, फूड संकट आने वाला है। हालांकि इस फूड संकट में भारत को तो फायदा ही है कि हम आसानी से गेहूं सप्लाई कर पाएंगे उन देशों को जो पहले यूक्रेन से खरीदते थे। लेकिन तब भी स्थिति को आप विस्तार से देखेंगे, अगर समग्र रूप में देखेंगे हम इसे, तो कुल मिला के जो सार है इन चीजों का कि अमेरिका की, मुझे लगता है अमेरिका की जो हथियार इंडस्ट्री है वो इस सब के लिए जिम्मेदार है, यानी अमेरिका जिम्मेदार है, रूस शायद उतना जिम्मेदार नहीं है। और ये मुझे लगता है शायद जेलेंस्की को भी अब रियलाइज होने लगा है कि उसने दोनों ही काम गलत कर लिए। तो कहीं ना कहीं अब इस स्थिति को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रशिया कर रहा है उसे अब वो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है वो फिनिश करने की कोशिश करेगा, बहुत जल्दी में। बिल्कुल। अमरदीप सर, एक रिसर्च कहती है कि साल 1997 में नाटो के विस्तार के बाद से पूर्वी जो यूरोप था वहां के देशों ने भी सोवियत फाइटर जेट और हथियारों की बजाय अमेरिकी हथियारों को तवज्जो देना शुरू कर दिया था। तो क्या इस बात में सत्यता है? क्योंकि सारे के सारे यूरोपियन देश हैं वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गए, और अमेरिका ने भी इस तरह का माहौल बना दिया कि रशिया की इकोनॉमी तो डाउन हो ही रही है, रशिया अभी कुछ स्थिति में नहीं है कि वो सब इन हथियारों की सप्लाई कर सके या उसके हथियार उनसे बेहतर है। क्योंकि रशिया ने तो एक्सेप्ट इनिशियली जब अफगानिस्तान में रशिया का इन्वॉल्वमेंट था और फिर वहां से विड्रॉल कर गया, उसके बाद रशिया ने तो कहीं अपने हथियारों का प्रदर्शन किया नहीं। लेकिन अमेरिका लगातार अपने हथियारों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता रहता है, और जब वो प्रदर्शन होता है तो any country will get influenced or you can say mesmerized by the technology। उसको लगता है कि यार ये वाला हथियार हमारे पास होगा तो हम अपने देश की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आज की स्थिति बनी हुई है कि जैसे यूक्रेन की आज मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है ओपनली, तो हर देश को इवन मतलब हम हमारी तरफ से भी स्टेटमेंट आ सकता है, या हमारे शायद आई थिंक इंडियन आर्मी चीफ ने बोला भी है कि हमारी आर्मी को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हमें भी अपना जो रक्षा बजट पे बढ़ोतरी करनी चाहिए और हमें अपनी आर्मी को तैयार रखना चाहिए किसी भी इस प्रकार के संकट से बचने के लिए। तो ये क्या हुआ, सीधे सीधे आपको एक खतरे का माहौल इस तरह का, जैसे आप यूं कहें कि एक नॉर्मल से एक इंसान जो है अपने यदि किसी लोकेलिटी में रह रहा है
और वहां पे रोज आके गुंडे जो है अपने हथियारों का प्रदर्शन करें, कहीं पे वो दिखाएं, तो उन्हें आम आदमी को ये लगने लगे कि यदि ये कल को हमारे ऊपर हमला कर देंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, तो लेट्स बाय वेपन, लेट्स परचेज लीगली और इलीगली। तो दैट इज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दिस एग्जीबिशन ऑफ वेपन्स जो दिखाई देता है। तो उससे जो लोगों पे प्रभाव पड़ता है, देशों पर प्रभाव पड़ता है, और फिर धीरे धीरे अपना रक्षा बजट बढ़ता है, तो परचेज किससे करेंगे? जो ये वेपन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, और उसमें अमेरिका जो है लीडिंग है। तो इन सब के लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है, और अमेरिका ने जानबूझकर यूक्रेन का संकट पैदा किया है। बार बार मैं कई बार आपके चैनल से कह चुका हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन में एंटी रशिया माहौल पैदा किया। जिस तरह आपने अभी यूरोप का जिक्र किया, यूरोपियन उन छोटे छोटे कंट्रीज का जिक्र किया जिनका बॉर्डर रशिया से लगता है, उन सबको नाटो में शामिल किया। क्या जरूरत थी उनको शामिल करने की? और उस तरह ही यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में लेके वहां पे एंटी रशिया माहौल पैदा किया, और उसको इस तरह इस कागार पे खड़ा कर दिया कि उसको लगने लगा कि नाटो ही मेरा जो है तारणहार है, और नाटो के ज्वाइन करने से ही मेरी जो है देश की स्वायत्ता जो है वो बच सकती है। और वो चीज रशिया को एक्सेप्ट नहीं था। तो और फिर आपने उसको पूरी तरह मतलब उसको लड़ाई के कागार पे खड़ा करके और फिर उसको सपोर्ट भी नहीं किया। तो अब सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ नाटो। तो हर कोई जो आस पड़ोसी देश है उनको लगता होगा कि यदि हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे तो हम इस तरह के अटैक से बच सकते हैं, अमेरिका हमारी हेल्प के लिए आ जाएगा, या बाकी सारे नाटो कंट्रीज हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। तो एक तरह से ये पूरे देशों के लिए एक तरह से ये भी एक प्रदर्शन है कि आप यदि नाटो ज्वाइन कर लेंगे तो हम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, वरना हम आपकी मदद के लिए नहीं आ पाएंगे। तो उससे क्या है, हर तरह से अमेरिका को फायदा है। यदि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन कर लेता है तो भी, और नाटो ज्वाइन नहीं करता है तो भी, तो इस तरह का ये माहौल अमेरिका बार बार क्रिएट करता है। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन के विवाद के बाद अब अमेरिका और रूस में भी कहीं ना कहीं जंग जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जंग भी हो सकती है? देखिए, यहाँ पे एक बड़ी मजेदार सी चीज है। अमेरिका इतना समझदार है कि किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना। वो रूस से तो नहीं लड़ेगा। उसे पता है कि इनके सामने उसकी जो क्षमताएं हैं वो या तो बराबर हैं या कम है। रूस के सामने उसकी क्षमताएं नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें रशिया को बहुत एग्रेसिव बनाएगा, रशिया को ये युद्ध। और अब मुझे लगता है पूरी संभावना है कि आने वाले समय में फिनलैंड और स्वीडन भी रशिया के एग्रेशन का शिकार होंगे। वजह क्या है? अब रशिया एक बार जब आगे बढ़ गया है, उसे मालूम है कि अब इतने उसके ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं, इतने प्रॉब्लम उसके साथ हो गए हैं, तो वो पीछे तो हटेगा ही नहीं, क्योंकि सैनिक भी बहुत सारे मारे गए। तो इसका परिणाम फिनलैंड और स्वीडन भी भुगत सकते हैं भविष्य में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर जानकारी दी है। अमरदीप सर, चलते चलते आपसे इस मामले पर अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरह के प्रभाव को यदि रोकना चाहते हैं तो अमेरिका को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि यदि अमेरिका इस तरह का माहौल क्रिएट करता रहेगा तो पूरे विश्व में जो है इस तरह का संकट बना रहेगा, और उसका परिणाम जो है सभी को भुगतना पड़ेगा, और जो भुगत रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य अमेरिका को किस तरह रोका जाए, ये जरा सोचने वाली बात है कि कैसे रोका जाए। क्योंकि अमेरिका तो अपनी वॉर इंडस्ट्री, वॉर मशीनरी को लगातार सप्लाई करना चाहता है, क्योंकि उसका जो यू कैन से इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा रिलायंस करती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो नाटो का नकारापन, हमने इस पर बातचीत की। हमारे रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि हथियारों के बाजार पर अमेरिका का दबदबा देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही अमेरिका कहीं ना कहीं अपने सौदे को लेकर मंजूरी के साथ में और सभी जगह फैलाना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये अमेरिका के हथियारों के सौदेबाजी को ही लेकर हो रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।